नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था फ्रांस की क्रांति। आज से पहले हमने 4 वीडियो बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। देखो अब क्या होता है कि फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। मतलब यहाँ पर राजा भी होता है और संविधान भी होता है। अब देखो 1791 में नेशनल असेंबली क्या बना लेती है, संविधान बना लेती है जो राजा की शक्तियों को कम करता है या सीमित करता है। देखो अब इससे पहले हमने वीडियो देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई है। अब ये जो संविधान है ये फ्रांस में जो राजा है उसकी शक्तियों को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब जो शक्तियां हैं वो केंद्र की जगह अब जो शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकृत हो जाएगा। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो शक्तियां हैं उसका विभाजन हो जाएगा। पहले केवल केंद्र के पास शक्तियां थी, मतलब राजा के ही पास शक्तियां थी। अब देखो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका बनाई है। किस तरीके से इसका चुनाव होता है ये देख पा रहे हो आप। सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिकों से चुनाव होता है और एक दूसरे पर ये नियंत्रण का रखते हैं। जैसे नेशनल असेंबली सम्राट पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, और जो नेशनल असेंबली है वो मंत्रियों पे भी नियंत्रण रखती है, जबकि सम्राट क्या करता है, नेशनल असेंबली पे नियंत्रण रखता है। तो ये चेक एंड बैलेंस वाली बात हो गई। तो अब क्या होता है कि जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था, नेशनल असेंबली के पास था। देखो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती थी, क्योंकि कुछ जो व्यक्ति है वही चुनते थे इसको, पैसे वाले व्यक्ति। तो पहले क्या होता है कि जो नेशनल असेंबली है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक होते थे। सक्रिय नागरिक कौन है ये आगे हम बात करने वाले हैं, और निष्क्रिय नागरिक कौन है ये भी हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले सक्रिय नागरिक जो है वो एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते हैं। मतलब सारे जो सक्रिय नागरिक है वो लगभग 50,000 के आसपास जो नागरिक है उनका चुनाव करते हैं, एक समूह का चुनाव करते हैं। फिर ये जो ये नागरिक समूह है ये नेशनल असेंबली में सदस्यों को चुनता है। ये देख पा रहे हो आप, जो सामने पिक से आप समझ पा रहे हो। देखो फ्रांस में जो लोग हैं उनको वोट देने के लिए 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक तो सक्रिय नागरिक, एक था निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे, वो नागरिक जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। देखो यहाँ पर केवल पुरुष नागरिक, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो कितने ही पैसे कमाती हो या कितनी ही अच्छी समझदार हो, ठीक है। अब देखो पुरुषों में भी किसको 25 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो। 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर देता था उसी को क्या था, वोट देने का अधिकार था। अब देखो दूसरा आता है निष्क्रिय नागरिक। कौन थे, महिलाओं और जो बाकी पुरुष है उनको निष्क्रिय नागरिक माना गया। इनको वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखो निष्क्रिय नागरिक हो गया और इसके साथ ही इसमें बच्चे भी आते थे। वैसे वो क्लेरिफाई हो गया ना अपने को, 25 से कम तो वैसे दे ही नहीं सकते थे। तो चाहे कितनी पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे कितनी अमीर महिला हो, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। देखो असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए आपको उच्च श्रेणी का करदाता होना चाहिए। अब आप ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ सकते, आपको बहुत ही उच्च श्रेणी का क्या होना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा आप टैक्स देते हो, वही चुनाव लड़ सकता था असेंबली का। नेशनल असेंबली का चुनाव वही लड़ सकता था। आ गई बात समझ में आपको यहाँ तक, आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं संविधान किस तरीके से वर्क करता था इनका। देखो जो पुरुष व नागरिकों की घोषणा पत्र के साथ ये संविधान, यहाँ का संविधान प्रारंभ होता है। पुरुष व नागरिकों का जो घोषणा पत्र था उसके साथ ये प्रारंभ होता है। अब देखो इस जो संविधान है इनका, इनमें इसमें क्या क्या मेन जो प्रावधान थे वो क्या थे। जीवन जीने का अधिकार इसमें इनको दिया गया था। जीवन जीने का अधिकार, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता सबके पास होना चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, कोई भी अपनी बात रख सकता है, उसकी स्वतंत्रता। और समान कानून का अधिकार, मतलब कानून पर समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों में आपस में कानून को लेकर मतभेद हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और ये जो अधिकार थे ये नैसर्गिक या अराणीय अधिकार थे, जो जन्म से प्राप्त होते थे। अराणीय जो मतलब जिनको हटाया नहीं जा सकता, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से ये प्राप्त होते हैं, जो जन्म से ये प्राप्त होते हैं। और इन जो कानून है, ये जो अधिकार है, ये जो अधिकार है इनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा, राजा का कर्तव्य होगा, या जो राज्य है उसका कर्तव्य ये होगा। अब देखो कौन कौन से अधिकार है, साइड में आप देख सकते हो। अब इसके बाद देखिए कुछ जो सिंबल्स थे उन वो क्या
दर्शाते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं, वो क्या क्या है देखिए। एक तो टूटी हुई जंजीर जो ऊपर ही ऊपर देख पा रहे हो, ये क्या है, दासों को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था, ये टूटी हुई दिखाई गई है। इसका मतलब है कि दास जो है वो आज़ाद हो चुके हैं। एक ये छड़ दे रखी है, बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर है। ये गट्ठर, पूरी गट्ठर एक साथ बंधा हुआ है, ये दिखाता है कि एकता में बल है और अपने को एक रहना है। और ये त्रिभुज की आकृति में एक आंख दे रखी है। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो मतलब अंधकार को प्रकाश में लेके आएगी, अंधकार मिट जाएगा। और ये एक राजदंड है जो सही सत्ता का प्रतीक है। इसके अलावा एक अंगूठी टाइप में बनी हुई है जो ये सनातनता का प्रतीक है। मतलब कभी भी ये जो एक चीज़ खत्म नहीं होगी। ये अंगूठी का जो देखिए कोई छोर नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। इसके अलावा देखिए ये जो लाल फ्राइजियन टोपी है, ये दासू द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाती थी। और नीचे नीला सफ़ेद लाल रंग जो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है वो उसके बारे में बताया गया है। डेनू वाली स्त्री है, ये कानून का मानवीय रूप इनके द्वारा किया गया है। तो ये सिंबल थे। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।